हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, जो सेंट्रल टेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं, तो देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ आपको कंसेप्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहीं पे देखिए आगमन विधि, निगमन विधि, शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण क्या है और आकलन क्या है, इन सब की चिंतन क्या है। देखिए आपको सभी की कंसेप्ट याद होनी चाहिए। कंसेप्ट याद रहने से एग्जाम में आराम से मार्क उठ जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा, खुद सभी क्वेश्चन के एनालाइज किया, सभी पेपर देखें। देखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपको अगर कंसेप्ट, अगर जड़ मालूम है तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। हालांकि मैं एक एक विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह आपको याद करनी चाहिए और क्या याद रखना है। आपको बस दो एक पॉइंट ही याद रखना है। ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने की सबसे मतलब खास तरीका होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उसको अवॉइड करना आना चाहिए, वहाँ से छांटना आना चाहिए कि कौन सा जो क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करता है, कौन इसके साथ संबंध नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव वर्ड्स सब जो है, जो नेगेटिव दिखा रहा है, नकारात्मक दिखा रहा है, उसको हम हटा सकते हैं। जो हमें पॉजिटिव दिखेगा, एक दो ऑप्शन दिख जाते हैं, उसके अंदर से हम आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो था, शिक्षण विधि क्या है। देखिए शिक्षण जो विधि है, एक टीचर क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, आप भी स्कूल गए थे और आपको मालूम है कि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञान देना, यानी आपके टीचर आपको ज्ञान देते हैं कि नहीं, स्कूल में ऑब्वियसली देते हैं। तो आपके टीचर जब आपको ज्ञान देते हैं तो वही शिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है, शिक्षण विधि कहलाती है। युक्तियों को क्या मान लिया जाता है, युक्तियों को एक शिक्षण विधि ही मानी जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ गया कि जो युक्तियों होती है, युक्तियाँ, ये शिक्षण विधि का ही एक पार्ट है, एक अंश ही मानी जाएगी। सो इस सब पॉइंट को याद रखें, ये पॉइंट ही एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो सीडीपी के अंदर आप आराम से मार्क अच्छा उठा सकते हैं, अच्छा खासा मार्क उठा सकते हैं। ये अगर टेस्ट लगाइएगा तो यहाँ पे आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीडीपी तभी क्लियर होता है, पढ़ने से ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। सीडीपी को मैंने देखा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रीवियस पेपर टेस्ट लगाइएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका सीडीपी क्लियर होता है। ठीक है, तो पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए कितने तरीके का उपयोग होता है। देखिए आपके टीचर जब स्कूल में जाते हैं तो दो ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे, या तो आगमन या निगमन। ये आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है, चलिए मैं इसको थोड़ी डिटेल्स में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आगमन विधि होती है, ठीक है, हम ये दोनों का ही बात करेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि है क्या, बहुत बारीकी से समझेंगे। आगमन विधि कक्षा की शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो आगमन विधि है, ये क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, इस विधि में होता क्या है, इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पे टीचर आपको आगमन विधि में क्या करेगा, पहले आपको एग्जाम्पल देगा, फिर सिखाएगा, राइट, इतना ही याद रखिए। आगमन विधि में टीचर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देगा और फिर आपको सिखलाएगा, उसके बारे में, उसके नियम बताएगा, मतलब पहले एग्जाम्पल फिर नियम। लेकिन निगमन विधि में निगमन मतलब नियम पहले बतला दिया जाएगा और बाद में, जिस तरह मैथ्स, आप मैथ ले लीजिए, गणित का पहले नियम बतलाया जाता है और बाद में आपको शिक्षा दी जाती है, राइट, और नियम बतला के आप मैथ सोल्व किया जाता है, क्योंकि आपको a+b का होल स्क्वायर ही नहीं मालूम रहेगा, आपको नियम ही नहीं मालूम है, तो आप उस मैथ्स को सोल्व नहीं कर पाइएगा, मतलब वो निगमन विधि के अंतर्गत आ जाता है। और आगमन विधि आगमन विधि में क्या आता है कि आगमन विधि में टीचर आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देगा, इसके बाद उसको सोल्व करेगा, यानी पहले एग्जाम्पल फिर नियम। और निगमन में पहले नियम बतलाया जाएगा, फिर आपको उसको सॉल्व करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो यही है कि विधि प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी पहले आपको उदाहरण दिए जाएंगे, टीचर आपको उदाहरण देगा। आगमन विधि में आगमन मतलब पहले ही, आगे उदाहरण दे देना और बाद में उसको प्रस्तुत करना, वो आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि की कुछ विशेषताएं हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विशेषता ही आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में विशेषता ही याद रखना है। उदाहरण से नियम की ओर, ये आगमन विधि का ही एक पार्ट है, उदाहरण से नियम की ओर, ये विशेषताएं हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब बड़ी से छोटे की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, एग्जामिनर डायरेक्ट दे दिया था, मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि है, आगमन विधि, शिक्षण विधि, निगमन विधि, इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वहां पे आपको मूर्त से अमूर्त की ओर अगर दे देगा एग्जामिनर, तो आपको आगमन विधि ही टिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले देखिए मूर्त, ज्ञान, विशिष्ट, स्थूल,
उसके बाद प्रत्यक्ष, मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ही आ जाता है, पहले ही आपको वो दिखला दिया जाता है, वस्तु को पहले ही दिखला दिया गया, ठीक है, ढककर नहीं रखा गया, इसमें ऐसा है, समझ लीजिए। तो वही उदाहरण ही पहले दे दिया गया, इसके बाद आपको वह प्रस्तुतिकरण की गई, मतलब नियम बतलाई गई। देखिए ये विधि का जो ये विधि की प्रक्रिया किसने दी थी, ठीक है। आगमन विधि को प्राय थकान वाली सिंचन विधि भी माना जाता है। इसको देखिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा आपको झटक से या तो नोट कर ले, या तो आप अपने उसको 2-3 बार अपने मन के अंदर रट ले, ताकि याद हो जाए कि आगमन विधि में क्या होता है। इसको थकान वाली शिक्षण विधि कहा जाता है, क्योंकि टीचर पहले एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाता है। एग्जाम्पल देगा फिर आपको समझाएगा, एग्जाम्पल देगा फिर समझाएगा, एग्जाम्पल देगा फिर, मतलब टीचर पूरा हार्डवर्क करता है, और हार्डवर्क करने के कारण टीचर थक जाती है, इसलिए थक जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि थकान की शिक्षण विधि भी माना जाता है, राइट। क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, ये भी बोला गया है। शिक्षण प्रक्रियाएं क्या होती है, बहुत लंबी होती है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, ये किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी, ठीक है। और निगमन विधि भी अरस्तु ने ही दी थी, कि ये दोनों विधियां अरस्तु ने ही दी थी, याद रखनी है। निगमन विधि में क्या होता है देखते हैं। कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह विधि विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। डायरेक्ट मैंने बोला जी, निगमन विधि किसमें काम करेगा भाई, जिसमें नियम, जिसमें विज्ञान का भी देखिए, विज्ञान में भी नियम पहले बतलाए जाएंगे, आपको गणित में भी देखिए नियम पहले बतलाए जाएंगे, फिर आपको मैथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात हुई है निगमन विधि किसमें काम करती है, गणित और विज्ञान की शिक्षण प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत बड़ा रोल होता है निगमन विधि का। निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु ही माने जाते हैं। निगमन विधि की शिक्षण के दौरान प्रस्तुति विषय प्रमुख विशेषताएं निम्न, इसके भी कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं। विशेषता क्या है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसमें क्या हो जाता है, इसमें छोटे से बड़े की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। बिल्कुल आगमन विधि अगर याद है, उसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब विलोम होता है ना, उसी तरह विलोम ही समझिए, क्योंकि सामान्य विशिष्ट, अज्ञात ज्ञात, अमूर्त मूर्त है कि नहीं, तो विलोम शब्द हो गया ना। तो हम बिल्कुल आगमन विधि के जो भी विशेषताएं हैं उसको अगर विलोम कर देते हैं तो वह निगमन विधि में काम आ जाएगी। तो हमको आशा है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो आगमन और निगमन विधि है बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई होगी। निगमन में बस इतना याद रखिएगा, पहले नियम बतलाया जाता है, फिर आपको वह सॉल्व करने दी जाती है। और आगमन विधि में सबसे पहले टीचर क्या करता है कि उदाहरण दे देता है, इसके बाद वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ठीक है, आगमन निगमन विधि याद हो जाएगी। और ये विशेषताएं सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसको थकान वाली शिक्षण कहा जाता है, तो ये आगमन विधि को कहा जाता है। और निगमन विधि किस में काम आती है, तो गणित और विज्ञान में काम आती है। ये आगमन निगमन विधि से एक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सो वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया है आगमन विधि, तो अब इसके बारे में तो समझा ही दिया मैं। किसी विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। निगमनात्मक यानी निगमन विधि, देखिए यहाँ पे वही है, किस विधि में यानी किस विधि के अंतर्गत छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, निगमनात्मक विधि, निगमन विधि कहा जाएगा। किस विधि में सामान्य से विशिष्ट, या देखिए क्वेश्चन उसी तरह है ना, आप खुद सोचिए, अभी मैंने बतलाया भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें छोटा से बड़ा ले रहा है, वो आगमन में बड़ा से छोटा ले रहा था, लेकिन निगमन में छोटा से बड़ा ले रहा है। बस इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल इसी टाइप पे। इसीलिए मैंने कहा अगर सीडीपी पढ़ना है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के साथ नहीं लड़िएगा ना, आप जितना मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, कोई एग्जाम ही क्रैक नहीं होगा भाई, ये तो नियम होता ही होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट के ऊपर ही आप, मॉक टेस्ट या तो आप प्रीवियस पेपर से लगाए, या आप मॉक टेस्ट खरीद ले, बहुत सारे टेक्स्ट बुक है, बहुत सारा ऐप्स है, उससे खरीद ले, उससे लगाए, ठीक है। तो आपको कहीं से भी टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है, या मेरे वीडियो से आप टेस्ट लगाए, बात एक ही है, आपको एमसीक्यू टेस्ट होनी ही चाहिए। पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, इसके बाद, इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैंने करा दिया कि वीडियो के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका डिटेल्स देते चलूँगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट दे दिया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो निगमन विधि के अंतर्गत ही आता है। किस विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर, देखिए अमूर्त बोल दिया है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता तब तो आगमन विधि आ जाता, लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहा है,
यानी निगमन विधि की बात की जा रही है, इसीलिए विशेषता बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। ठीक है, सो विशेषता मैंने बतला ही दिया। उसके बाद संश्लेषणात्मक विधि क्या है? देखिए, ये तो संश्लेषण की प्रक्रिया आपको याद है ना। तो ये विधि क्या होता है? इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। देखिए, ये इसका भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, अभी देता हूँ। चलिए, मैंने कहा था कि मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, संश्लेषण विधि यानी संश्लेषणात्मक विधि, ये विधि होता क्या है? ठीक है, इस विधि में क्या होता है और विश्लेषण विधि में क्या होता है, यानी एनालाइज मेथड क्या है? ठीक है, और संश्लेषण विधि जो होता है ये क्या होता है, दोनों को एकदम बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल, आप एकदम ध्यान दें, यहाँ पे वीडियो जब देख ही रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो भी देखते रहें और खाना भी खाते रहे, ये हमारी बहुत गलत आदत होती है, सो ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस विधि में एक शिक्षण विधि है, ये भी एक शिक्षणी विधि है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, मतलब आपको पहले से ज्ञान होता है भाई, आपको रास्ता पहले से मालूम होती है, बस इतना याद रखें। संश्लेषण विधि में क्या होता है, रास्ता पहले से मालूम है तो आप सटीक तुरंत कम समय में पहुंच सकते हैं, कहीं भी जाना हो तो। अर्थात पहले से ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों या समस्या के हल करने की शिक्षण विधि को संश्लेषण विधि कहा जाता है। यानी कोई भी समस्या है ना, वो समस्या का जो भी हल खोजिएगा, जो भी नया हल आप निकालिएगा, उसका कुछ तो पार्ट यानी कुछ भाग तो पहले से मालूम होना चाहिए आपको, और होगा। इस विधि के अंतर्गत होता है, बच्चे को पहले से कुछ मालूम होता है, यानी उसको पहले से ज्ञात होता है, वो रास्ताएं मालूम होती है, वो रास्ताएं पहले से मालूम होती है। इस विधि में समस्या के हल करने की विधि पहले से मालूम रहता है। देखिए, यहाँ पे ये भी पॉइंट दिखाया गया है कि इस विधि में समस्या, बच्चे को समस्या का हल करने की जो विधि होती है ना, वो पहले से मालूम होती है। ठीक है, और ज्ञात विधि के आधार पर समस्या का हल निकालते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात होता है, पहले से मालूम होता है। हमने पहले ही बोला, बस एक ही ट्रिक है याद करने का कि आपको रास्ता पहले से मालूम है तो आप सटीक जल्दी पहुंच जाइएगा, कहीं भी जाना हो। ये याद रखिएगा, ये संश्लेषण में होते हैं। और विश्लेषण विधि में क्या होता है, क्योंकि आप इस विश्लेषण विधि का मतलब क्या है, देखिए ये थोड़ी सी समस्या वाली आ जाती है, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं रहता है, आपको सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये समझने वाली विधि है। यह शिक्षण विधि ही है जिसमें किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। समस्या जो भी है आपके सामने, उसको अलग अलग पार्ट में बांटिएगा। उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन कीजिएगा कि जो समस्या हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ऊपर जो समस्या आ रही है, वो समस्या क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बारे में आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। निष्कर्ष निकालने के बाद आप पहुँचिएगा समस्या के समाधान के ऊपर। ठीक है, तो संश्लेषण विधि के अंतर्गत आपको पहले से मालूम रहता है रास्ताएं, विश्लेषण के अंतर्गत रास्ता मालूम ही नहीं रहता है, आपको सब कुछ ढूंढना पड़ता है। तो इन दोनों के बारे में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम इन दोनों की विशेषताएं के बारे में चर्चा कर लें, फिर आगे की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, विश्लेषण विधि में क्या होता है, मैंने पहले बोला, इस विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें आपको कुछ नॉलेज होता नहीं है, इसमें आप अज्ञान रहते हैं, आपकी ज्ञान नहीं होती है, आप अज्ञान है, आप जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, यानी आप अज्ञान है। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है अभी, क्योंकि समस्या का समाधान करना है तो ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। ये विश्लेषण में होता है। लेकिन संश्लेषण विधि में क्या होता है, इसके अंदर आपको पहले से ज्ञान होती है और आप अज्ञान की ओर जाते हैं। पहले से ज्ञान से अज्ञात, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। अज्ञान नहीं होनी चाहिए वर्ड, वो अज्ञात होनी चाहिए, तो एक ही बात है। ज्ञात पहले होते हैं, उसके बाद अज्ञात की ओर जाते हैं। तो यानी इसमें आपको पहले से मालूम रहती है, इसमें आपको पहले से मालूम नहीं होता है। राइट, ये बस पॉइंट याद रखिएगा। अब होता क्या है, विश्लेषण में देखें, एनालाइज मेथड में, इस विधि द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। राइट, लगेगा ही भाई, आपको रास्ता नहीं मालूम है, आप समय ज़्यादा लीजिएगा। इसमें आपको रास्ता मालूम है, इसमें आपको समय कम लगेगा। 3 नंबर पॉइंट, इस विधि का उपयोग प्राथमिक स्तर के कक्षा के लिए करना कठिन होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके सामने अगर समस्या रख दी जाएगी तो वो एनालाइज यानी विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये कठिन होता है, ये जो भी समस्याएं आ जाती है उसको करना कठिन होता है। लेकिन ये विधि बहुत ईजी होती है उन बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्तर पर है। क्वेश्चन पूछ सकता है, प्राथमिक स्तर पर रहने वाले बच्चे के ऊपर कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? 2 ऑप्शन
मैं बोला, और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसके ऊपर आपको जो संश्लेषण विधि है उसको टिक करना पड़ेगा, यानी उसी को रखना है। यहाँ पे देखिए, इस विधि में छात्रों में तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इस विधि से क्या होता है भाई, क्योंकि ये थोड़ी तो कठिन है ना, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ का एनालाइज कीजिएगा, उसको तोड़िएगा, उसको समझिएगा। देखिए बच्चे जो छोटे होते हैं ना, किसी खिलौने को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। आप भी जब कोई चीज़ को तोड़िएगा, मतलब खुद से फिर उसको लाइएगा, फिर जुटाइएगा, फिर बनाइएगा, तो आप उससे ज़्यादा सीखेंगे। आपको मम्मी खाना बना के दे देती है, आप उससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे। मम्मी अगर बोल भी देगी जे बेटा ये डालना, या बेटी ये डालना, फिर ये चाय रेडी हो जाएगा या मछली बन जाएगी, तो आपको उससे नहीं, इतना नॉलेज नहीं होगा। जब आप खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं, आप जब करने जाएंगे समस्या होगी भाई, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि आप विश्लेषण विधि पे जा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कैसे करना है, नहीं करना है, क्या डालना है, नहीं डालना है। हाँ, तो मम्मी अगर बाहर चली गई है तो 10 बार फ़ोन कीजिएगा मम्मी को, कैसे बनाऊँ ना बनाऊँ, सही है, आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। तो यही है, उस समय आप कुछ अधिक सीखिएगा, ठीक है। तो इस विधि में छात्रों के तर्क या निर्णय शक्ति का विकास होता है। छात्र एक दूसरे के साथ तर्क करते हैं, निर्णय लेने में उनकी जो मानसिक शक्ति है वो थोड़ी वृद्धि होती है। इस विधि में छात्रों में तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पहले से ही उनको कुछ रास्ता मालूम है, तो उनको विकास नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें विकास होता है। देखिए, सभी की पॉजिटिव नेगेटिव होती है, आपको वही समझना है। विश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा, और ये आपको हर चीज़ की विशेषता मालूम होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहा कि आप विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि की विशेषताएं बिल्कुल बारीकी से याद कर लें और समझ जाइए ना, बस आपको समझना है, बस याद नहीं करना है, रटना नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी सिलेबस हो, कोई भी, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कोई रटना नहीं है, ठीक है। हम तो मैथ्स भी बनाने, जब मैथ्स भी मैं सिखाता हूँ तो कहता हूँ पेन और कॉपी का भी यूज़ नहीं करना है, उसको समझना है, समझकर ही आप कुछ सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, विश्लेषण विधि में क्या होता है, बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है। ये जो है ना, विश्लेषण विधि बालकों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है, आप लोग खुद, अवसर दिया जाता है कि आप खोजिए, आप ढूंढिए, समस्या का समाधान ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, और उनको एक अवसर मिलता है। लेकिन विश्लेषण विधि में खोज करने का अवसर मिलता ही नहीं है। कैसे मिलेगा भाई, आपको पहले से रास्ता मालूम है ना, तो आपको खोज करने की क्या ज़रूरत है, राइट। ये बस यही की पॉइंट्स याद रखिए, रास्ता आपको पहले से मालूम है तो आपको खोज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए, विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इससे बालक में निरसत्ता की भावना उत्पन्न होती है। हाँ, ये हो सकता है, कोई देखिए, आप, आपके पास कोई समस्या आ गई, ठीक है, साधारण मान के चले कि आपको एक मैथ्स बनाना है, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला कुछ मालूम ही नहीं है। वो मैथ्स फॉर्मूला के बिना बनेगा ही नहीं, आपको फॉर्मूला मालूम ही नहीं है, आप बहुत ढूंढ के परेशान हो गए, मैथ्स बना के परेशान हो गए। आप अब क्या हो गया, आप थक जाइएगा, अब आपका मन, आपकी मस्तिष्क कहेगा कि नहीं, अब छोड़ देना ही बेहतर होगा। आपका मन ऐसा कहेगा कि छोड़ देना ही बेहतर होगा, यानी निरसत्ता की भावनाएं उत्पन्न कर देती है ये विधि, कौन, विश्लेषण विधि। लेकिन संश्लेषण विधि की बात करें, इसमें आपको पहले से फॉर्मूला वगैरह मालूम है, मैथ सोल्व करने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी भाई। ये तो देखकर बोलिएगा अरे मैं बनाऊंगा, वो बोलेगा जिसको मालूम रहेगा अरे ये तो मैं 1 सेकंड में बना दूंगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम है, तो आपके अंदर ये भावनाएं नहीं उत्पन्न होगी। सो आशा करता हूँ ये दोनों ही सटीक भाव से समझाने की कोशिश की मैंने, और आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ, जो भी नए छात्र अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सभी टॉपिक को इसी तरह एनालाइज करके चलेंगे, ठीक है। और एक एक विशेषताएं जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम में, वो भी मैं कराते चलूँगा। प्लस इसके अंदर आपको MCQ टेस्ट जो है ना, वो लगाना जरूरी है। सो हमारे इस चैनल के अंदर आप जुड़े रहें चैनल से। इस चैनल के अंदर सब कुछ जो भी आया हुआ है लास्ट ईयर की एग्ज़ाम से लेकर आज से 5-6 साल, लास्ट 5-10 ईयर्स में अंदर 2011 से लेकर हम 20 तक की बात करेंगे, सभी पेपर के क्वेश्चन का भी हम टेस्ट लगाएंगे। तो MCQ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं कंसेप्ट भी दिखा रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं चैनल में, तो उनको तो कंसेप्ट वो पढ़े नहीं रहते हैं, तो इसीलिए मैं सब कुछ तोड़ के जहाँ से भी हो निकाल कर आपको ज़रूर दिखाते चलूँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे की क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। वो दोनों हम पढ़ चुके।
हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, याद रखिएगा। आप भी पढ़े हैं वर्णमाला, है कि नहीं? हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है। किस विधि का उदाहरण है? कितना अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए बोला कि एमसीक्यू लगाना कितना जरूरी है। किस विधि द्वारा पहले वर्णमाला सिखाई जाती है? क्योंकि पहले ही आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, इसके बाद रास्ता पहले से मालूम हो जाना चाहिए, इसके बाद ही आप तो पढ़ पाइएगा ना। आपको वर्णमाला का ज्ञान ही ना हो तो आप कैसे पढ़ पाइएगा? तो हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है और युवा संश्लेषण विधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि में पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। देखिए ये उल्टा हो गया कि पहले वाक्य को सिखाकर, पहले ही वाक्य सिखा दिया जाता है, फिर शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है, देखिए ऐसा, इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, क्योंकि विश्लेषण जो है ना, एनालाइज कर रहे हैं कि आपको वाक्य दे दिया गया, कोई एक वाक्य दे दिया गया, साधारण एक वाक्य, बादल से मैंने एक वाक्य बना दिया, बादल बारिश देती है, या बादल से बारिश होती है साधारण, या बादल का रंग नीला होता है, ऐसा दे दिया मैंने एक वाक्य। अब हम शब्द को तोड़ेंगे, पहले मैं वाक्य दे दिया बच्चे को, फिर शब्द के तोड़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से वर्ण का यूज़ किया गया है, मात्राएं क्या क्या यूज़ की गई है, अब हम तोड़ेंगे। मतलब हमें पहले से वर्ण और मात्रा की जानकारी नहीं थी, हम बाद में बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे बादल में ब, उसमें आकार लगा है, द, फिर ल लगा है, फिर ये तीनों चारों जुड़कर बादल शब्द का निर्माण कर रहे हैं। हम बाद में सिखा रहे हैं, राइट, बाद में सिखा रहे हैं, लेकिन पहले क्या लिख दिए? पहले तो वाक्य लिख दिए। तो वही है, ये हमारी विश्लेषण विधि है, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं भाई, हम तोड़ दिए, टुकड़ों में बांट दिए, फिर एनालाइज किए। मैंने पहले ही सिखा दिया, अभी मैंने बतलाया दोनों का विशेषता और अंतर, ठीक है। अब देखिए किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं, ये विश्लेषणात्मक विधि यानी विश्लेषण विधि। पूर्णता से, क्योंकि आप पूर्णता से तभी चलिएगा, ये पूर्णता से चलते हैं, मतलब वो पहले से पूर्ण है, उसके बाद हम अंगों की ओर चलते हैं, मतलब तोड़ते हैं, इसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम ये विश्लेषण विधि में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि विश्लेषण विधि ही तो ऐसा विधि है ना जो हमें हम क्या करते हैं, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, इसके बाद हम उसके ऊपर समाधान ढूंढते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छी है, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? शिक्षा, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, शिक्षण का सूत्र है, हाँ ये भी हो सकता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, आगमन निगमन ये भी होगा, तो वहाँ पे आपको वही है। देखिए मूर्त है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये तो सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था तो कोई बात नहीं। देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, यहाँ पे देखें मूर्त से अमूर्त की ओर, देखिए ये एक आगमन विधि का भी उदाहरण है, और इसे हम शिक्षण का सूत्र यानी शिक्षण विधि के तौर पर भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखिए ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? देखिए यह है मूर्त वस्तुएं, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? मूर्त वस्तुएं। मूर्त वस्तुएं क्या है? मान के चलिए आपके सामने कोई भी वस्तु है, आप उसको देखकर या उसे टच कर, ठीक है, उसको स्पर्श कर आप उसके बारे में बता सकें, तो आपकी वो जो बताएंगे, आप देखकर या टच कर ही बताएंगे, तो उसे हम मूर्त वस्तुएं कहते हैं। इस तरह ज्ञान अधिक बढ़ती है, ठीक है। ज्ञान की शुरुआत जो होती है, देखिए ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो वस्तु विधि की। ज्ञान की शुरुआत के लिए हम वस्तु विधि की सहायता लेंगे, ठीक है। वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किससे माना जाता है? दृष्टांत विधि को। देखिए अब वस्तु विधि क्या है? देखिए वस्तु विधि मतलब आप देखिए, आपको अगर कुछ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ठीक है कोई एक वस्तु के बारे में, मान के चलो मैं लोहा के बारे में बोल रहा हूँ, आयरन के बारे में, कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। मान के चलिए मैं साइंस के तौर पे अगर चला जाऊं, तो एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो जंग लगती है, तो ऑक्सीजन के साथ जब आयरन क्रिया करता है, ठीक है, तो प्रक्रिया करके वो एक रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। तो ये देखिए, जो अगर मैं सिर्फ कहा मैंने, अगर मैं उस वस्तु विधि के द्वारा वस्तु को ला कर सब एनालाइज करके सब आपको प्रैक्टिकल दिखा कर,
तो आपका ज्ञान अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा भाई, है कि नहीं? तो इसीलिए वस्तुविधि का दूसरा स्वरूप किसे माना गया है? दृष्टांत। यानी आप अपनी दृष्टि के अनुसार जब उस वस्तु को देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तब उसका अगर आंसर देंगे तो वो दृष्टांत विधि भी कहलाती है। देखकर या क्रिया करके, देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, दृष्टांतों का मतलब हो जाता है देखकर। आप देख रहे हैं ना, रिएक्शन हो रहा है भाई, आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। आग का जलना, ऑक्सीजन नहीं रहने से आग जलेगा क्या? नहीं जलेगा। आप फूंक मारते हैं और किसी मोम जल रही है, वो बुझ जाती है। क्यों बुझा? आपने ऑक्सीजन दिया क्या उसको? नहीं नहीं, आप जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन तो दिए नहीं, इसलिए वो जली नहीं, जलने के वजह से बुझ गई। जो भी रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसीलिए कहा गया साइंस इज एवरीडे लाइफ, विज्ञान ही जीवन है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया गया है कि दृष्टांत विधि में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान की जाती है? आपको किस प्रकार का ज्ञान होगा? क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो देख कर, क्रिया कर कर ही सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर क्वेश्चन देखिए, दृश्य तथा श्रव दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए दृश्य की बात की जा रही है तो आपको देखने वाली वैसी वस्तु होनी चाहिए। आपके स्कूल के अंदर चित्र होनी चाहिए, मानचित्र होनी चाहिए या चित्रपट होनी चाहिए। ऑप्शन में रहेंगे ये, आपको वहाँ से एक बाँचकर लिखना पड़ेगा। जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु और ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाना चाहिए या लिया जाता है? अच्छी क्वेश्चन है। कोई भी एक छोटा बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है कि वो अनुमान करने लगता है, वस्तुओं की ज्ञान यानी समझ आ जाती है उसके अंदर, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, तब हम किस विधि की सहारा या सहायता लेकर उसे समझाएंगे? तो कथन विधि। क्योंकि एक बच्चा जब वस्तु को समझने लगता है तो हम देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, मिट्टी को उठाकर खाने लगते हैं, तो उसे थोड़े से जब बड़े होते हैं और वो समझने लगते हैं ये मिट्टी है, ये पानी है, ये घर है, ये साइकिल है, ये कार है, थोड़ी जब समझ आ जाती है तब हम उसको कथन विधि के द्वारा कहते हैं कि ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ये गलत होगा तुम्हारे लिए। तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि में छात्र अधिकांश एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है? देखिए कथन विधि में, कथन विधि में छात्र अधिकांश क्या होता है? निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है। कि श्रोता क्या होता है? श्रोता मतलब वही है, श्रोता मतलब क्या? श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है, मतलब जो सुनेगा, तो कथन विधि में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? व्याख्यान विधि को रखा जाता है। देखिए व्याख्यान विधि जो है, यह हालांकि छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी क्वेश्चन है। हॉर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग किया था? तो 5 प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, सिद्धांत भी होनी चाहिए। ये किस विधि के अंतर्गत आ जाती है? तो ये कथन विधि के अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न उत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया था? सुकरात ने किया था, ठीक है। प्रश्न उत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व, देखिए जब बच्चा प्रश्न करने लगता है ना तो इसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये किसने प्रदान किया था? ये सुकरात ने प्रदान किया था। हालांकि बहुत अच्छी क्वेश्चन भी है, आपको याद होनी चाहिए। सुकराती विधि किसे कहते हैं? देखिए सुकरात से क्वेश्चन आ जाएगा, सुकरात ने किस विधि दी थी? क्या विधि दिया था? सुकरात ने प्रश्न उत्तर विधि दी थी, ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि दी थी। तो प्रश्न उत्तर विधि किसने दिया था? सुकरात ने। प्रश्न उत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? तो प्रश्नकर्ता से होता है, राइट है, प्रश्नकर्ता से होगा भाई प्रश्नों का संबंध, ठीक है, जो प्रश्न कर रहा है। शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? सक्रियता को, हाँ राइट है। आप जब शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तब आप अगर सक्रिय ही ना रहें तो उसका कोई फ़ायदा होगा क्या? टीचर अगर सिखा रहा है, आप सक्रिय रूप से उसको अर्जन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा होगा क्या? इसीलिए शिक्षण में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है सक्रियता को, कि आप कितने उसके अंदर एक्टिव हो, ठीक है। वर्तमान में शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आप जब कोई भी काम को खुद करके सीखते हैं ना तो उससे सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जन होता है भाई, सबसे ज़्यादा। मैंने पहले ही बोला, मम्मी अगर चली जाएगी और खाना आपको खुद बनाना है तो आप खुद कीजिएगा, तो अब आपका ज्ञान अर्जन होगा। यही अगर कथन के तौर पे अगर मैं कथन विधि का प्रयोग करके सिर्फ आपको बोल दूं तब तो फायदा होने वाला नहीं है। आपको लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ेगा भाई, करके सीखना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान अधिक
अर्जन होगा। और वर्तमान जो शिक्षण विधि है, वर्तमान शिक्षा के सिद्धांत वो इसी पे चल रही है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना पे आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चे की ज्ञानेंद्रिया को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है? ये था रूसो, ड्यूबो तथा मोंटेसरी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? सक्रिय विधि करने की विधि, यानी लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत सक्रिय विधि को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सक्रिय विधि में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के तौर पे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी दिखा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ऑलरेडी, और वहाँ से छाट कर लिया गया है। सक्रिय विधि में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित है? शोध विधि, आप सक्रिय विधि के अंतर्गत शोध विधि को रख सकते हैं। योजना, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि तथा बेसिक शिक्षा विधि को भी हम रख सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। शोध विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रो आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, प्रो आर्मस्ट्रांग कौन थे? ये शोध विधि के प्रतिपादक थे। किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या प्रेरित किया जाता है? किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढना, ठीक है, स्वयं ही बच्चे जब तथ्य को ढूंढेंगे तो ये किस विधि के अंतर्गत? शोध विधि के अंतर्गत। ठीक है, और ये शोध विधि का प्रतिपादक कौन है भाई? प्रो आर्मस्ट्रांग है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रो आर्मस्ट्रांग, आप लिख लीजिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। डीवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया था? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि भी बहुत अच्छी विधि है, लेकिन शोध विधि वाला कौन था? तो प्रो आर्मस्ट्रांग था। और प्रोजेक्ट विधि वाला कौन कौन है? तो डीवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन। नाम याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारे एमसीक्यू जब आप करते रहिएगा तो ये नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे, अपने आपके मुंह के ऊपर से ही निकल जाएंगे तुरंत, क्योंकि आपको याद हो जाएगी। ठीक है, डाल्टन योजना के जनक कौन है? हेलेन पार्क है। तो हालांकि आज के लिए इतना काफ़ी है, हाफ एन आवर हो चुका है। सो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। और जो पहले इम्पोर्टेंट था, आगमन निगमन विधि, वो सब मैं ऑलरेडी दिखा दिया। और मैं सभी जितने भी विधि है ना, सबका मैं पार्ट पार्ट करके दिखाऊंगा मैं। तो इसलिए आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जितने भी अगर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेगी। मैथ्स की थी कोई परवाह ही ना करें, मैथ्स तो मैं एक एक पार्ट, ठीक है, तोड़ कर बतलाऊंगा आपको। ठीक है, और नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे हम मैथ। सो बाय बाय, टेक केयर।